ताकीमीची नाम का ये लड़का अपनी जिंदगी से हार चुका था। वो खुद को बर्बाद करने के नए नए तरीके ढूंढता, क्योंकि जिस लड़की को उसने खुद से भी ज्यादा चाहा था, उसकी मौत एक गैंग वॉर में हो जाती है, जिसके बाद से ताकीमीची पूरी तरह से टूट गया। लेकिन एक दिन अचानक वो टाइम में 12 साल पीछे चला जाता है और उसके पास मौका था सब कुछ बदलने का। तो क्या ताकीमीची पास्ट में हुई उन घटनाओं को बदल पाएगा? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ताकीमीची नाम के इस लड़के से। वो आराम से अपने रूम में पड़ा टीवी देख रहा था। न्यूज में बताया जा रहा था कि टोक्यो मांजी जो गैंग है, उसकी लड़ाई की वजह से कुछ आम लोग मारे गए और कई सारे लोग घायल हो चुके हैं। ये सुनकर उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है। इसके बाद ताकीमीची काम के लिए निकलता है। स्टेशन पर खड़ा वो बस यही सोच रहा होता है कि उसकी लाइफ कितनी बेकार है। तभी पीछे से कोई उसे धक्का दे देता है और ताकीमीची पटरी पर जा गिरता है। ट्रेन उसके ऊपर से गुजरने ही वाली होती है कि मरने से ठीक पहले उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आया, उसका पहला प्यार हिनाता। होश आया तो उसने देखा कि आईने में उसके सामने उसका पुराना छूटा वाला रूप खड़ा है। मोबाइल में डेट चेक की तो पता चला कि वो 12 साल पीछे टाइम ट्रैवल कर चुका है। बचपन के दोस्तों से दोबारा मिलकर वो खुश तो हुआ, लेकिन उसे याद था कि आज ही वाला दिन उसकी जिंदगी बदल गया था। इससे पहले कि वो दोस्तों को कुछ बता पाता, तभी तीसरी क्लास के गुंडों का झुंड धमका। सबसे छोटे वाले दोस्त ने कहा कि वो सब उनके लीडर मसारू के यार हैं, लेकिन गुंडे हंसने लगे और मसारू को मजबूर कर दिया कि वो उनके लिए ड्रिंक्स लेकर आए। मसारू जैसे ही ड्रिंक्स लेने गया, ताकीमीची और उसके बाकी दोस्तों की हालत खराब कर दी गई। सबकी बुरी तरह पिटाई हुई और कोई भी लड़ नहीं पाया। ताकीमीची की नाक से खून निकलते हुए उसे जैसे टमाटर सॉस बह रहा हो। उसी वक्त उसे याद आया कि यहीं से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद होना शुरू हुई थी। गुस्से और दर्द में उसने ऊपर वाले से चिल्लाकर पूछा कि उसे क्यों ये सब दोबारा जीना पड़ रहा है। तभी उसे अपनी मिडिल स्कूल गर्लफ्रेंड हिनाता का चेहरा याद आया और उसे एहसास हुआ कि भविष्य में उसकी मौत भी इन्हीं गुंडों की वजह से हुई थी। दोस्तों के साथ घर जाने की जगह ताकेमीची सीधा हिनाता के पास भागा, उसे आखिरी बार देखने के लिए। हिनाता ने दरवाजा खोला तो उसका हाल देखकर हैरान रह गई। ताकेमीची की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, क्योंकि उसे हमेशा बेइज्जती और दर्द ही मिला था। वो जल्दी से निकलने लगा, लेकिन हिनाता ने उसे रोककर कहा कि जो भी हुआ है उसे खुलकर बता दे। देर का बोझ हल्का करने के बाद ताकेमीची झूले पर बैठकर अपनी बुरी किस्मत पर सोच रहा था। तभी उसने देखा कि कुछ बच्चे एक मासूम लड़के को परेशान कर रहे थे। बार बार की चीखों पुकार से चिढ़कर ताकेमीची खड़ा हुआ और एक को जोरदार मुक्का मारा। फिर टूटी बोतल उठाकर बाकियों को धमका दिया कि फाड़ दूंगा। डर कर सब भाग गए। उसने उस लड़के को समझाया कि अगली बार खुद खड़ा होना, किसी से डरना मत। बातों बातों में लड़के ने अपना नाम बताया। वो हिनाता का छोटा भाई नाओटो था। ताकेमीची को याद आया कि भविष्य में नाओटो भी मर जाता है। झूले पर बैठे बैठे ताकेमीची ने नाओटो को सब कुछ बता दिया कि हिनाता ही उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। फिर उसने सच सच कहा कि ट्रेन एक्सीडेंट के बाद वो टाइम ट्रैवल करके अतीत में आया है। नाओटो ने हैरानी से उसकी बात मान भी ली। ताकेमीची ने नाओटो से वादा लिया कि चाहे जो हो जाए वो अपनी बहन की हिफाजत करेगा, क्योंकि 12 साल बाद दोनों यानी हिनाता और नाओटो एक खतरनाक लड़ाई में मारे जाएंगे। नाओटो ये सुनकर हैरान रह गया, लेकिन जैसे ही दोनों ने हाथ मिलाकर वादा पक्का किया, टाइम मशीन जैसा कुछ एक्टिवेट हो गया और ताकेमीची वापस वर्तमान में लौट आया। होश आया तो उसने देखा कि वो हॉस्पिटल के कमरे में पाया। पहले तो लगा कि शायद सब सपना था, लेकिन जब उसने देखा कि उसके शरीर पर कोई चोट नहीं है, तभी एक सूट पहने आदमी आया। उसने बताया कि वो नाओटो है। ताकेमीची दंग रह गया। नाओटो ने कहा कि उस दिन उसकी बात को उसने बहुत सीरियसली ले लिया था और उसी के चलते उसने पढ़ाई की, मेहनत की और पुलिस ऑफिसर बन गया ताकि अपने परिवार को बचा सके। उसने ताकेमीची को बताया कि वो ट्रेन वाले हादसे से तो उसे बचा सका, लेकिन अपनी बहन हिनाता को उस खतरनाक गैंग वॉर से नहीं बचा पाया। अब हिनाता को जिंदा रखने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है ताकेमीची की ये अनोखी टाइम ट्रैवल वाली ताकत। क्योंकि ताकेमीची सिर्फ 12 साल पीछे ही जा सकता था, नाओटो ने उसे जबरदस्ती पूरी रात बैठकर टोक्यो मांजी गैंग के बारे में पढ़वाया। ताकेमीची जब कंप्यूटर स्क्रीन पर खून से लथपथ एक आदमी की फोटो देख रहा था, तो नाओटो ने बताया कि वो उसका पुराना पार्टनर था, जो गैंग के अड्डे में घुसने की कोशिश में बेरहमी से मारा गया था। नाओटो ने साफ कहा कि हिनाता को जिंदा रखने का एक ही तरीका है, ताकेमीची टाइम ट्रैवल करके उस वक्त जाए जब टोक्यो मांजी गैंग के लीडर्स पहली बार मिले थे और उनकी मुलाकात ही नहीं होने दे। लेकिन ताकेमीची को तो ये भी नहीं पता था कि उसकी पावर काम कैसे करती है। तब नाओटो ने बताया कि जब भी वो दोनों हाथ मिलाते हैं तभी टाइम ट्रैवल एक्टिवेट होता है। ताकेमीची को यह सब पागलपन लगा, लेकिन हिनाता को बचाने के लिए वो मजबूर था, इसलिए उसने नाओटो का हाथ पकड़ा और धड़ाम सीधा टाइम ट्रैवल करके अतीत में पहुंच गया। आंख खुली तो देखा वो बीचों बीच एक लड़ाई के मैदान में खड़ा है। फोन से डेट चेक की तो कंफर्म हो गया कि प्लान काम कर गया है, लेकिन डरपोक होने की वजह से वो लड़ाई के बीच में ही पीछे हट गया और सामने वाले ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि वो बेहोश हो गया। होश आने पर भी उसे फिर मार पड़ी क्योंकि मैच हार गया था।
इसने उसे वो पुरानी यादें दिला दी कि कैसे वो और उसके दोस्त मिडिल स्कूल खत्म होने तक बाइकर्स गैंग के लिए गुलामी करते रहे थे। फिर भी ताकेमिची की मूर्खता खत्म नहीं हुई। उसने सीधा बोल दिया कि वो असली लीडर से मिलना चाहता है। ये सुनकर एक सीनियर कियोमासा ने बेसबॉल बैट से उसके सर पर ऐसा मारा कि उसकी आंखें सफेद हो गई। कियोमासा ने उसे धमकाया कि दोबारा लीडर्स का नाम मत जुबान पर लाना। डर के मारे ताकेमिची शहर में इधर उधर भागता रहा, जैसे कोई जेल से भागा हुआ कैदी हो। उसे लग रहा था कि वो कितना बेकार है और हिनाता को कभी बचा ही नहीं पाएगा। वो नाउटो से हाथ मिलाकर वापस लौटना चाहता था, लेकिन हिनाता से टकरा गया। हिनाता ने उसका हाल देखकर उसे बेवकूफ कहा कि हर बार लड़ाई में क्यों पड़ता है। उसने मजाक में कहा कि शायद उसे लड़का होना चाहिए था, क्योंकि ताकेमिची तो हमेशा रोता रहता है। मजाक में बहककर ताकेमिची भी बोला कि मैं भी तुझे तेरे कमरे में सारी रात रुला सकता हूँ। दोनों हंसते हंसते सब भूल गए और ताकेमिची बिना कुछ बताए ही वहां से चला गया। अगली सुबह जब ताकेमिची दोस्तों से मेल बात में मिला तो उनके लीडर ने बताया कि अगली फाइट में ताकुया को किसी और स्कूल के लड़के से भिड़ना है। सब सन रह गए, क्योंकि ताकुया तो उनके ग्रुप का सबसे कमजोर था, जो पटाखा भी नहीं फोड़ पाता। सबको लगा कि वो लड़ाई में पिटकर मर ही जाएगा। अक्कुन ने साफ कहा कि अब इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। ताकुया ने खुद कहा कि वो ताकेमिची का बदला लेगा और एक पंच में सामने वाले को गिरा देगा। लेकिन जब वो फाइट जोन पहुंचे तो ताकुया पहले से ही पसीने पसीने और डरा हुआ खड़ा था, जैसे लड़ाई से पहले ही उसके पैंट गीले हो गए हों। तभी अचानक ताकेमिची चिल्लाया कि फाइट रोको। सबको लगा जैसे कोई मुर्गा एरिना में घुसाया हो, लेकिन ताकेमिची सीधे कियोमासा के पास पहुंचा और उसे लड़ाई के लिए ललकार दिया। कियोमासा ने यह सुनते ही चैलेंज स्वीकार कर लिया और ताकेमिची पर टूट पड़ा। उसने उसे ऐसा पीटा कि ताकेमिची लड़खड़ाने लगा, जैसे कोई वीडियो गेम का कैरेक्टर जिसकी हेल्थ बार खत्म हो रही हो। ताकेमिची की हिम्मत देखकर कियासा ने अपनी सिगरेट नीचे गिराई और जोर पंच मार मार के उसकी ऐसी हालत कर दी कि ताकेमिची को तो स्वर्ग के दरवाजे दिखने लगे। उधर अक्कुन ने चुपके से अपनी पॉकेट नाइफ निकाली और सोचा कि अब कियासा को वहीं खत्म कर देगा, लेकिन इससे पहले सबने देखा कि ताकेमिची अब भी सारी मार सहकर भी खड़ा है। उसके दोस्त उसे चिल्लाकर कह रहे थे कि हार मान ले, लेकिन वो डटा रहा। लेकिन ताकेमिची अपनी जगह डटा रहा और बोला कि या तो ये लड़ाई जीतूंगा या फिर यहीं मर जाऊंगा। कियासा ने जवाब दिया, ठीक है, मैं भी पक्का कर दूंगा। लेकिन इससे पहले कि कोई बड़ी गड़बड़ होती, एक लंबा सा सुनहरे बालों वाला लड़का वहां पहुंच गया और पूरी लड़ाई रोक दी। चेहरा देख के ही सब पहचान गए। तुरंत झुककर सलाम ठोक दिया। ताकेमिची को तभी समझ आया कि वो कोई और नहीं बल्कि माइकी है, टोक्यो मंजी गैंग का ग्रैंड कमांडर। माइकी ने कियासा और उसके पूरे ग्रुप को ऐसे देखा जैसे वो सब कोई कीड़े मकोड़े हों। फिर सीधा ताकेमिची के पास आया और बोला कि तू मेरा नया दोस्त बनेगा, क्योंकि तूने मैदान में जबरदस्त जज्बा दिखाया। ताकेमिची दंग रह गया, लेकिन माइकी ने उसके जवाब का इंतजार तक नहीं किया। वो सीधा कियामासा की धुलाई करने लगा, क्योंकि उसने बेवकूफों की ये फाइट क्लब शुरू की थी। फिर ड्रैकन के साथ अरीना से बाहर निकल गया। उस रात दोस्तों ने ताकेमिची की खूब तारीफ की कि उसने कियासा के सामने खड़े होकर माइकी का नया यार बनने का मौका कमा लिया। लेकिन ताकेमिची को लग रहा था कि उसकी औकात तो अब भी बस चाय पानी लाने वाले लड़के वाली है। बाकी सब मस्ती कर रहे थे, लेकिन अक्कुन ने ताकेमिची को बताया कि लड़ाई के दौरान वो सच में कियासा को मारने वाला था। उसने शुक्रिया भी बोला कि ताकेमिची ने सबको उन बाइकर से बचा लिया। अगले दिन स्कूल जाते वक्त ताकेमिची की आंखें नींद से भारी हो रही थीं। लेकिन जैसे ही हिनाता ने आकर कहा कि आज शाम को डेट पर चलते हैं, बेवकूफ तुरंत टनाटन एनर्जेटिक हो गया। क्लास में बैठा था कि बाहर से जोर का शोर आया। उसने देखा तो हैरान रह गया। माइकी क्लास में घुस आया और सीधा बोला कि चल हमारे साथ घूमने। उसने ये भी देखा कि ड्रैकन ने अकेले ही सारे सीनियर लड़कों को पटका और उन्हें जमीन पर लिटाकर उन पर पैर रख दिए, जैसे चटाई पर चल रहा हो। ताकेमिची ने समझाने की कोशिश की कि उसके पहले से क्लैन बने हैं, लेकिन तभी सबके सामने हिनाता वहां आ गई और सीधा जाकर माइकी को थप्पड़ जड़ दिया। उसने ताकेमिची का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर ले जाने लगी, लेकिन ड्रैकन ने हिनाता को पकड़ लिया और बोला कि तेरे इन निकम्मे हाथों को तोड़कर रात में कंबल बना दूंगा। ताकेमिची ने वादा किया था कि हमेशा हिनाता की हिफाजत करेगा, तो उसने ड्रैकन का कंधा कसकर पकड़ लिया और बोला कि मेरी लड़की को छोड़ दे, क्योंकि वही एक इंसान है जिसे मैं कभी नहीं खो सकता। यह सुनकर माइकी ने मायूस होकर कहा कि अब लगता है इस कचरे को भगवान से मिलवाना पड़ेगा। वो ताकेमिची की जान लेने ही वाला था, लेकिन ताकेमिची ने साफ कह दिया कि हिनाता मेरे लिए तेरी बेकार दोस्ती से कहीं ज्यादा जरूरी है। माइकी उसके इस सिंप वाले डायलॉग से चिढ़ गया और घूसा मारने को बढ़ा, लेकिन बीच में ही रुक गया। फिर जोर से हंसने लगा और बोला,
अरे बेवकूफ, मैं कभी किसी लड़की के लिए तुझे नहीं मारूंगा। ताकेमिची अभी भी सदमे में खड़ा था, तभी ड्राकन ने बोला कि आज से तू ओजी है, क्योंकि तूने अपनी लड़की के लिए खड़े होकर हमारी आंखों में आंखें डाल दी। हिनाता को भी एहसास हुआ कि उसने गड़बड़ कर दी है। उसने माइकी से माफी मांगी कि थप्पड़ मार दिया, लेकिन माइकी ने हंसकर कहा कि कोई बात नहीं, मैं उन लड़कियों का रिस्पेक्ट करता हूं जो इतने बड़े गैंग लीडर के सामने भी खड़ी हो जाती हैं। हिनाता वहां से चली गई तो माइकी ने ताकेमिची से कहा कि अपनी लड़की का ख्याल रखना, वो कमाल की है। इसके बाद वो और ड्राकन साइकिल उठाकर पार्क की तरफ निकल गए। रास्ते में माइकी ने ताकेमिची से कहा कि तू मुझे अपने मरे हुए भाई की याद दिलाता है, वो भी हमेशा खुद से बड़े बड़े लड़कों से भिड़ जाता था। सूरज डूबते वक्त पार्क में रुककर माइकी ने बोला कि वो टोक्यो मंजी गैंग को एक नए दौर में ले जाना चाहता है और ताकेमिची को इसमें बड़ा रोल निभाना होगा। ड्राकन और माइकी दोनों साइकिल से निकल गए और ताकेमिची घर लौटते वक्त यही सोचता रहा कि इतना सॉफ्ट दिल वाला माइकी आखिर कैसे भविष्य में हिनाता की मौत की वजह बन गया। अगले दिन ताकेमिची और हिनाता शॉपिंग के लिए साथ निकले, लेकिन जब हिनाता को पता चला कि उसके बॉयफ्रेंड के नंबर उतने ही घटिया हैं जितनी उसकी बैक शॉट्स, तो उसने तय किया कि वो ताकेमिची को आने वाले टेस्ट के लिए पढ़ाई में मदद करेगी। दोनों उसके घर पहुंचे और ताकेमिची कमरे की खूबसूरती देखकर खुद को रोक नहीं पाया। तभी हिनाता की माँ ड्रिंक्स लेकर आ गईं और मजाक में पूछने लगी कि नेटफ्लिक्स भी लगा दो मूड सेट करने के लिए। माँ की ये रिस सुनकर हिनाता शर्म से लाल हो गई और उन्हें कमरे से बाहर भगा दिया। फिर दोनों ने पूरी रात बैठकर मेहनत से पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद हिनाता ने ताकेमिची का शुक्रिया किया कि उसने उस दिन उसके भाई को गुंडों से बचाया था। उसने कहा कि ताकेमिची का असर नाओतो पर बहुत बड़ा पड़ा है, क्योंकि अब तो वो बस यही कहता है कि बड़ा होकर एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बनेगा। ताकेमिची को यह सुनकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि अब उसे समझ आया कि नाओतो कैसे पुलिस बना। लेकिन तभी हिनाता ने उसकी तरफ क्यूट आंखों से देखकर कहा कि तू बिल्कुल बदल गया है। पहले जो नासमझ और बेपरवाह लड़का था, अब तू वैसा नहीं रहा। ताकेमिची हंसने लगा ताकि अपनी टाइम ट्रैवल वाली सच्चाई गलती से ना बोल दे। तभी हिनाता ने बाहर पटाखे देखे और बोली कि चलो छत पर जाकर साथ में देखते हैं। रोमांटिक माहौल का फायदा उठाते हुए ताकेमिची धीरे धीरे हिनाता के पास गया और उसके नरम हाथ पकड़ लिए। लेकिन जब उसने मुड़कर उसकी खूबसूरत आंखों में देखने की कोशिश की तो बेवकूफ को पता चला कि वो तो हिनाता नहीं बल्कि नाओतो का हाथ पकड़े हुए है। और उसी पल टाइम सीक्वेंस एक्टिवेट हो गया। ताकेमिची ने आंख खोली तो खुद को वर्तमान में पाया और गुस्से में चिल्लाने लगा कि यार तू हर बार गड़बड़ क्यों कर देता है, क्या तू हमेशा मेरा ब्लॉकर ही बना रहेगा। लेकिन नाओतो खुश था क्योंकि उसका हैंडशेक वाला थ्योरी आखिरकार काम कर गया था। भले ही ताकेमिची जल्दी से वापस आ गया, लेकिन अब उनकी पावर को एक्टिवेट करने का कोड समझ में आ गया था। नाओतो ने पूछा कि क्या उसे गैंग के किसी लीडर से मुलाकात हुई। ताकेमिची ने कहा कि हाँ, उसकी मुलाकात माइकी से हुई थी, लेकिन उसे तो माइकी बहुत मासूम सा लगा, इतना मासूम कि उसके बस का नहीं कि इतने बड़े बड़े अपराध करे। यह सुनकर नाओतो चिढ़ गया, क्योंकि उसका मानना था कि असली जंग की शुरुआत माइकी ने ही की थी। और यहां पर यह वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, मैं इसका अगला पार्ट बहुत जल्द लेकर आऊंगा।